नमस्कार। मैं डॉक्टर अनु भाई सोनी फिर से आपके साथ उपस्थित हूँ। पिछले हमारी मुलाकात में हमने आपसे जमानत के संबंध में चर्चा की थी। जमानत के संबंध में जो धाराएं सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता धारा 436 और 437, 436 और 437 और गिरफ्तारी के संबंध में जो धाराएं थी उन पर हम लोगों ने चर्चा की थी। उसी समय मैंने आपको सूचित किया था कि हमारी अगली चर्चा एंटीसिपेटरी बेल पर होगी। इसको अग्रिम जमानत कहा जाता है। बड़ा ही रोचक विषय है और आए दिन आप समाचार पत्रों में और लोगों के माध्यम से ये सुनते रहते हैं कि अमुक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई, अमुक व्यक्ति को अग्रिम जमानत मिल गई। तो आखिर ये अग्रिम जमानत क्या है, किस प्रकार से अग्रिम जमानत की कार्यवाही होती है, किन परिस्थितियों में अग्रिम जमानत मिलती है, किन परिस्थितियों में नहीं मिलती, कौन से न्यायालयों को अग्रिम जमानत के संबंध में आवेदन को सुनने और उस पर निर्णय देने का अधिकार है। इन सारी बातों पर और थोड़ी सी चर्चा आगे धारा 439 पर, इसमें जमानत देने की जो विशिष्ट शक्तियां उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को, कोर्ट ऑफ सेशन को दी गई है, इस पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। धारा 438 सेक्शन 1 सेक्शन 438 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रिगार्डिंग द एंटीसिपेटरी बेल। देखिए, जैसे मैंने आपसे पिछली मुलाकात में बताया था कि जहां पर गिरफ्तारी हो गई हो, जहां पर कोई व्यक्ति कस्टडी में हो, चाहे पुलिस कस्टडी में है, चाहे जुडिशियल कस्टडी में जेल में है, उसे जमानत की आवश्यकता होती है ना। लेकिन कभी कभी गिरफ्तारी की आशंका पर भी जमानत की आवश्यकता होती है। यदि आप गिरफ्तार नहीं किए गए हैं लेकिन आपके खिलाफ कोई जांच प्रगति पर है और आपको इस बात की पूरी आशंका है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है किसी गैर जमानती अपराध के लिए, तो ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार की राहत चाहेंगे? आप ये चाहेंगे ना कि आपकी गिरफ्तारी ना हो और आपको गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत मिल जाए ताकि आप जेल जाने से, कारागार में जाने से बच सके। इसी प्रकार के का जो राहत है वो धारा 438 उसके लिए गुंजाइश पैदा करती है कि यदि आवेदक किसी गैर जमानती मामले में गिरफ्तारी की आशंका से ग्रस्त है और उसका जो विश्वास करने का कारण है कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, वो आधार जो है वो काल्पनिक नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई ठोस तथ्य है। विश्वास करने का जो उसका कारण है वो परीक्षण योग्य है, उसका परीक्षण हो सकता है और उसी आधार पर उसे इस बात की पूरी आशंका है कि उसे किसी गैर जमानती अपराध के लिए हो सकता है गिरफ्तार, पुलिस के द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाए। तो ऐसी स्थिति में धारा 438 के अंतर्गत वो उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करता है कि यदि उसकी गिरफ्तारी की नौबत आए तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। यदि गिरफ्तारी की नौबत आए, यदि पुलिस उसे गिरफ्तार करे तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए ताकि वो कारागार जाने से बच सके। भले भाई पेपर में तो गिरफ्तारी उसकी होगी, क्योंकि जब तक गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं उठेगा तब तक जमानत की भी बात नहीं उठेगी। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल में या अग्रिम जमानत में जो धारा 438 के अंतर्गत जो राहत मिलती है उसमें इतनी बात है कि जब भी गिरफ्तारी की स्थिति आएगी तो आपकी गिरफ्तारी तो होगी ऑन पेपर,
लेकिन आपको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, आपको कारागार नहीं भेजा जाएगा, आपको कस्टडी में नहीं लिया जाएगा। तो कई बार इसको कहा जाता है गिरफ्तारी के पूर्व जमानत। ये शब्द से थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि गिरफ्तारी तो होगी आपकी, गिरफ्तारी को नहीं रोका जा सकता किसी भी व्यवस्था के तहत। यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की किसी गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी होगी। लेकिन यदि धारा 438 के अंतर्गत आपने ये आदेश न्यायालय से प्राप्त कर लिया है कि गिरफ्तारी की दशा में इनको जमानत पर छोड़ दिया जाए, तो ये आपके लिए धारा 438 के अंतर्गत जो आपको राहत मिलेगी, है ना, इसे ही कहते हैं अग्रिम जमानत। इसे क्या कहते हैं? अग्रिम जमानत, जो आपकी गिरफ्तारी को तो रोक नहीं सकता, लेकिन आपको जेल जाने से बचा सकता है, आपको पुलिस की कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में कारागार में निरुद्ध होने से बचा सकता है। ये ऐसा आदेश उच्च न्यायालय के द्वारा, ये कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा धारा 438 के तहत जारी किया जाता है। थोड़ी इसकी पुरानी पृष्ठभूमि पर चर्चा करें। जो पुराना सीआरपीसी था 1898 का, उसमें यह धारा 438 या अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर छोड़ देने का कोई प्रावधान नहीं था। 1969 में जो लॉ कमीशन की 41 रिपोर्ट आई थी, 41st रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ड्यूरिंग 1969, इट वाज सजेस्टेड, ये कहा गया था उसमें इस बात का सजेशन दिया गया था कि ऐसी स्थिति कई बार आती है कि राजनीतिक कारणों से या कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा कभी कभी किसी निर्दोष को फंसाने के लिए या किसी व्यक्ति को विक्टिमाइज करने के लिए, जबरदस्ती दोषी ठहराने के लिए भी उसके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई प्रारंभ करवा दी जाती है। अब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, जिसके खिलाफ कोई पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है किसी गैर जमानती अपराध के लिए, उसके लिए कोई राहत की जगह है नहीं। वो पहले गिरफ्तार होगा, उस गिरफ्तारी के बाद फिर अदालतें उसकी जमानत के बारे में विचार करेंगी। तो एक प्रकार से एक निर्दोष व्यक्ति जबरदस्ती कारागार में निरुद्ध किया जाता है, ये निरुद्ध होगा, और ऐसे कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को नियमित जमानत के लिए अदालत के सामने आना पड़ेगा। तो चाहे घंटे भर के लिए हो, एक दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, उसकी स्वतंत्रता तो बाधित होगी। कारागार में रहने के कारण उसका व्यक्तित्व, उसका कैरियर, सब कुछ प्रभावित होगा। तो इसीलिए लॉ कमीशन का जो सजेशन था वो था कि जहां पर कोई व्यक्ति जमानत पाने के बाद अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, या जिसके खिलाफ कोई जो मामला है वो कोई ठोस मामला नहीं है, और ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति जबरदस्ती फंसाया गया है, ग्राउंडलेस है उसके खिलाफ जो मामला बनाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तारी के समय ही जमानत क्यों ना दे दी जाए? क्यों उसको जबरदस्ती कारागार में भेजा जाए, फिर उसके बाद वो रेगुलर बेल के लिए अदालत के सामने आए, है ना? उसको इस प्रकार की इससे प्रताड़ित क्यों किया जाए? तो इसी विचारधारा को स्थान देते हुए जो नया कोड आया सीआरपीसी का, जिसको अपन 1973 का कोड कहते हैं, उसका नाम वैसे 1974 का सीआरपीसी है, उसके तहत धारा 438 का प्रावधान किया गया, और उसमें उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को ये शक्ति दी गई कि जहां पर ये प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो इस आशंका से ग्रस्त है कि पुलिस उसके खिलाफ किसी गैर जमानती मामले में उसे गिरफ्तार करेगी, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ बिंदुओं पर विचार करने के बाद न्यायालय चाहे तो ये आदेश दे सकती है कि यदि ऐसा व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। ठीक है, ये इसका मतलब कुल मिलाकर के ये धारा 438, जिसको अपन अग्रिम जमानत कहते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में, उसका ये कंसेप्ट है। अब ये प्रश्न उठता था
कि ये अग्रिम जमानत की जो व्यवस्था है तो किसके लिए। तो मैंने अभी निवेदन किया कि कोई ऐसा व्यक्ति इसके पास ये विश्वास करने का उचित कारण है कि उसे किसी गैर जमानती अपराध, यहाँ पर ध्यान देंगे ना, नॉन बेलेबल, बेलेबल ऑफेंस है तो कोई बात ही नहीं, सेक्शन 436 में जमानत पा ही जाएगा वो, है ना? लेकिन जहां पर उसको ऐसा लग रहा है कि किसी गैर जमानती अपराध वाले धारा के अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, या उसके खिलाफ कोई गैर जमानती वारंट अदालत के द्वारा जारी किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में वो गिरफ्तार हो जाएगा। गिरफ्तार हो जाएगा तो फिर उसको जेल जाना पड़ेगा, पुलिस कस्टडी में रहेगा, हो सकता है जुडिशियल रिमांड में, जुडिशियल कस्टडी में चला जाए, फिर वो रेगुलर बेल के लिए जाएगा। तो उसको जो नुकसान होगा, है ना, उससे बचने के लिए, उससे राहत पाने के लिए, यदि कोई ऐसा व्यक्ति न्यायालय के सामने धारा 438 के तहत आवेदन प्रस्तुत करता है, तो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। पूरी तरह से डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का, क्योंकि कोर्ट को जो पावर दिया गया ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, एक विशेष प्रकार की शक्ति दी गई है, तो उसका इस्तेमाल भी बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। तो जहां पर कोर्ट को लगता है कि हाँ, इस प्रकार की कोई स्थिति है कि आवेदक को गिरफ्तारी की आशंका है और आवेदक के खिलाफ जो मामला है वो मामला प्रथम दृष्टि में अन्वेषण के अंतर्गत यदि इस प्रकार का प्रतीत हो रहा है कि आवेदक की संलिप्तता नहीं है, या पूरी तरह से वो ग्राउंडलेस है, या तथ्य जो है वो आवेदक के पक्ष में है, तो आवेदक को ये राहत दी जा सकती है कि चलिए अन्वेषण पर तो रोक नहीं लगाई जा सकती, गिरफ्तारी पर भी रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन मान लो गिरफ्तारी की नौबत आती है तो आवेदक को जमानत पर छोड़ दिया जाए। तो जब इस प्रकार का आदेश कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट जारी करता है तो इसको कहते हैं अग्रिम जमानत। यहां पर मैं फिर बताऊं आपको कि ये सिर्फ गैर जमानती अपराध की आशंका होने पर ही उपलब्ध है। वो गैर जमानती अपराध संज्ञेय भी हो सकता है और असंज्ञेय भी हो सकता है। यहां पर आप कंफ्यूज ना हो, यहां पर सिर्फ एक बात ध्यान रखें कि धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत जो व्यक्ति चाहता है उसे ये स्टेब्लिश करना होगा कोर्ट में अपने आवेदन के साथ में कि उसे पुलिस के द्वारा किसी गैर जमानती अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, या कोई सक्षम न्यायालय उसके खिलाफ किसी गैर जमानती अपराध का आरोप लगा करके गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है, तो उसको राहत दिया जाए। ये ऐसा आवेदन आवेदक के द्वारा लगाया जाता है। धारा 438 कहती है कि जब इस प्रकार का आवेदन प्राप्त होगा तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जैसी भी स्थिति है, या तो उस आवेदन को तत्काल रिजेक्ट करेगा, तुरंत अस्वीकार करेगा, या अग्रिम जमानत देने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करेगा। इंटरिम ऑर्डर shall be released by the court। और ऐसा इंतरिम ऑर्डर देने के बाद वो जो लोक अभियोजक है उसे इसकी सूचना देगा, और अंतिम सुनवाई के समय जब मामले की अंतिम सुनवाई करेगा वो किसको अग्रिम जमानत दी जाए या न दी जाए, इंतरिम आदेश ऑर्डर तो जारी करेगा, लेकिन इंतरिम ऑर्डर के साथ साथ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और सरकारी वकील को 7 दिन की नोटिस भी देगा, और फाइनल डिसीजन के समय उस अग्रिम जमानत के आवेदन को फाइनली डिसाइड करते समय वो ये भी आदेश कर सकेगा कि आवेदक उपस्थित हो न्यायालय के सामने। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का एक थोड़ा सा दूसरा पहलू भी है। व्यवहार में ये होता है कि या तो एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन तत्काल रिजेक्ट किया जाता है या उस पर ऑर्डर किया जाता है, लेकिन उस पर ऑर्डर यदि आपने किया है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने का तो आपको केस डायरी तो बुलाना ही पड़ेगा, दूसरे पक्ष को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना ही पड़ेगा। इंतरिम ऑर्डर जो है बहुत व्यवहार में बहुत प्रचलन में नहीं है,
हाँ, कुछ न्यायालय को लगता है कि भाई हाँ, कुछ तकनीकी प्रक्रिया में समय लगेगा, न्यायालयीन प्रक्रिया में समय लगेगा और अभियुक्त का जो प्रकरण है, आवेदन है, वो विचार करने लायक है ना? और यदि अभियुक्त को तत्काल इसमें राहत नहीं दी जाएगी, तो हो सकता है उसको आगे चल के नुकसान हो, है ना? उसको तत्काल राहत दे दी दिया जाना ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है इंतरिम ऑर्डर जारी करेगा, है ना? और इंतरिम ऑर्डर जारी करेगा तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देगा और फाइनल हियरिंग में उसको आवेदक को भी आवेदक की उपस्थिति को अनिवार्य करेगा। पुलिस अधीक्षक को भी इसकी कापी जाएगी, केस डायरी को बुलवाएगा और सारी चीज़ों का अवलोकन करेगा। अभी देखिए, अभी हाल में अभी आपने पेपर में शायद पढ़ा होगा कि साउथ का एक मामला है, एक मलयाली, उनके खिलाफ सेक्सुअल असाल्ट का मामला है, वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए लगा हुआ है। तो कोर्ट ने भी कह दिया कि हम इसकी सुनवाई अभी हम मंगलवार को करेंगे और तब तक के लिए पुलिस को कहा गया कि तब तक के लिए वो कोई और भी कार्रवाई उसके खिलाफ न करे। यही तो एक प्रकार का इंतरिम ऑर्डर है। अभी आपने पढ़ा होगा पेपर में कि शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट किया है, जबकि सेशन कोर्ट ने उनके एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया। तो एंटीसिपेटरी बेल किस मामले में दिया जाए, किस मामले में न दिया जाए, ये पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। और इस संबंध में समय समय पर उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारे गाइडलाइन जारी किए हैं कि जब भी कोई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने की दिशा में आगे बढ़ता है तो उसको कुछ बातों पर विचार करना चाहिए। नंबर एक, कि किस प्रकार के आरोप की, अपराध की प्रकृति क्या है जिसकी आशंका में आवेदक परेशान है, उसके ऊपर किस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है या लगाया जा सकता है, किस प्रकार के अपराध की जांच या अन्वेषण उसके खिलाफ की जा रही है, उसकी क्या प्रकृति है। नंबर दो, जो आवेदक है उसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है क्या, पहले उसको किसी मामले में सजा वगैरह हुई है क्या। नंबर तीन, यदि उसको जमानत दे दी जाए, अग्रिम जमानत, तो वो न्यायालय की प्रक्रिया से भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, क्या करेगा। नंबर चार, आवेदक का ये कहना है कि मुझको झूठा फंसाया गया है, मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं है, मुझे को सिर्फ परेशान करने के लिए किसी पॉलिटिकल कारणों से या किसी और कारणों से विक्टिमाइज किया गया है। उस तथ्य में कितना दम है। इन सारी बातों को विचार किए बिना किसी भी न्यायालय को, चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे सेशन कोर्ट हो, उसे अग्रिम जमानत देने की दिशा में अति उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर के एडीएस कोर्ट को के निर्णय पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा था कि बिना केस डायरी का अध्ययन किए, बिना केस डायरी को पढ़े और एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देना वास्तव में ये धारा 438 का दुरुपयोग ही है। इसी प्रकार से अभी हाल में मध्य प्रदेश में के हाईकोर्ट ने दो ऐसे व्यक्तियों को अग्रिम जमानत दे दिया जिनके खिलाफ 302 का मामला था। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि जहां व्यक्तियों की संलिप्तता स्पष्ट दिखाई दे रही है मर्डर केस में, ऐसे लोगों को यदि आप एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेंगे तो फिर आगे क्या होगा। तो उससे पूरा अन्वेषण दूषित हो जाएगा और हर कई प्रकार की समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते समय इन बातों को तो ध्यान में रखा ही जाना चाहिए। आगे फिर एक बार और देखें कि ये एंटीसिपेटरी बेल जो है उसका ऑर्डर कोर्ट जारी करती है तो उसके बारे में ये कहा गया है कि एक स्पेशल प्रकार का अधिकार है, एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है, इसलिए इसका उपयोग भी बहुत सावधानी से करना चाहिए। आदि धर्मदास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का मामला, वामन नारायण धिया वर्सेस स्टेट का मामला, इस सब मामले में कहा गया कि इसका उपयोग बड़ी सावधानी से, बड़ी सतर्कता से
और अपवादात्मक स्थितियों में ही किया जाना चाहिए। इसको बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला माने रिलीफ या राहत कोर्ट को नहीं बनाना चाहिए। इसी के साथ साथ एक बात ये भी आती है कि एंटीसिपेटरी बेल ब्लैंकेट तरीके से ग्रांट नहीं होना चाहिए। किसी भी अपराध में कभी भी इसके आवेदक की गिरफ्तारी होती तो उसको जमानत पर रिहा किया ना, स्पष्ट आदेश होना चाहिए कि आवेदक के खिलाफ कौन से मामले या किन धाराओं के अंतर्गत अन्वेषण चल रहा है और उसमें किस अपराध के लिए यदि उसकी गिरफ्तारी की स्थिति आती है तो उसको जमानत पे छोड़ा जाए। आदेश बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एक बात बहुत ध्यान में रखने की है कि किसी भी हालत में गिरफ्तारी के पहले की जमानत की व्यवस्था नहीं। जैसे लोग बार बार कहते हैं गिरफ्तारी पूर्व जमानत, नो नहीं, गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत है। यानी जब गिरफ्तारी की नौबत आएगी और आप गिरफ्तार होंगे तब आपको जमानत दी जाएगी और आपको कारागार जाने से आप बच जाएंगे, आपकी स्वतंत्रता जो है बाधित नहीं होगी। लेकिन गिरफ्तारी के पूर्व जमानत नहीं है। गिरफ्तारी के पूर्व कैसे जमानत है? जब गिरफ्तारी की स्थिति आएगी तब ये जमानत दी जाती है ना। बाकी जमानत की जो व्यवस्थाएं हैं धारा 436, धारा 437, धारा 439 में, उसमें गिरफ्तारी होने के बाद जमानत होती है। पहले आप गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं या किसी पुलिस कस्टडी में रहते हैं, जुडिशियल कस्टडी में रहते हैं, तब जाकर के आपके जमानत आवेदन पर सुनवाई होती है और आपको जमानत मिलती है, तब आप रिहा होते हैं। नहीं मिलती तो आप जेल में रहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ समय आपको कारागार में निरुद्ध होना ही पड़ता है। इससे बचाती है ये। लेकिन गिरफ्तारी की जब नौबत आती, गिरफ्तारी के क्षण में आपको ये जमानत मिलने की व्यवस्था है। आदेश में यही लिखा रहता है कि यदि इनकी गिरफ्तारी की जाती है, यदि गिरफ्तारी की नौबत आती है तब इनको जमानत पर रिहा किया जाए। यदि गिरफ्तारी की नौबत ही नहीं आएगी तो इसकी जमानत की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ये इसके बारे में थोड़ी सी टेक्निकल बात है। फिर एक बात और कि जितने गंभीर किस्म के अपराध हैं जिसमें आजीवन कारावास, मृत्युदंड या 7 साल से अधिक का कारावास हो सकता है, ऐसे मामले में यदि अग्रिम जमानत का आवेदन किसी न्यायालय के सामने लंबित है तो उस पर कोर्ट को बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए। और ऐसे मामले में एंटीसिपेटरी बेल तभी ग्रांट करना चाहिए जब कोर्ट को ये प्रतीत हो, ये स्टेब्लिश हो जाए कोर्ट के सामने कि आवेदक के खिलाफ मामला या तो एकदम झूठा है या बिल्कुल तथ्यहीन है, ग्राउंडलेस है। तब जाकर के एंटीसिपेटरी बेल देने की कार्रवाई की जानी चाहिए। गुरबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले को देखिए, सुशीला अग्रवाल वर्सेस दिल्ली एनसीटी के मामले को देखिए, सलाउद्दीन के मामले को देखिए, कृष्णा कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक के मामले को देखिए। इस सारे मामलों में आपको यही गाइडलाइन मिलेगा कि अग्रिम जमानत का आवेदन स्वीकार करते समय न्यायालय को बहुत सतर्कता और सावधानी से काम करना चाहिए। उसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल यदि ग्रांट कर दी गई तो कोर्ट उसमें शर्तें लगाएगा। क्या क्या शर्तें लगाएगा कि चलो भाई आपको हम मान गए, आपको गिरफ्तारी की आशंका है और आप के खिलाफ मजबूत मामला नहीं है, आपको झूठा फंसाया गया है या जो भी है, आपके फेवर में एंटीसिपेटरी आपको जमानत दिया, ये आपके फेवर में स्थितियां बन रही हैं, तो भी आपके ऊपर ये जो शर्तें हैं वो लगाई जाती हैं। वो शर्तें क्या हो सकती हैं? नंबर 1, आप अन्वेषण के समय पुलिस की मदद करेंगे, पुलिस के द्वारा जो आपसे पूछताछ की जाएगी उसका आप जवाब देंगे, आप पुलिस के साथ सहयोग करेंगे, पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। नंबर 2, अभी वही विक्रम सिंह मजीठिया के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यही कहा है कि आप अन्वेषण में रहेंगे, अन्वेषण में सहयोग करेंगे, है ना। नंबर 2, आप अदालत की पूर्व अनुमति के बिना या अदालत को सूचना दिए बिना जो है आप विदेश नहीं जाएंगे। नंबर 3, आपके मामले से जो तथ्य हैं, आपके मामले के जो भी तथ्य हैं, इन तथ्यों से संबंधित किसी व्यक्ति को
पुलिस को कुछ बताने या कुछ नहीं बताने, या अन्वेषण में कुछ विशेष प्रकार की भूमिका करने या नहीं करने के संबंध में, ना तो आप डराएंगे, धमकाएंगे, चमकाएंगे, या उसको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक, इस प्रकार की जो शर्तें हैं, है ना, या फिर धारा 437 की उपधारा 3 के अंतर्गत यदि कोई मामला बन रहा है तो उसके संबंध में भी कोई शर्त वर्त है तो वो भी आप लगाई जा सकती है ना। तो ये कुछ विशेष प्रकार की जो शर्तें हैं, ये अदालत एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते समय आपके साथ में जोड़ सकता है। अब एक बात जो और भी महत्वपूर्ण है वो ये है, क्योंकि प्रश्न उठता है कि आखिर एंटीसिपेटरी बेल में और रेगुलर बेल में अंतर क्या है। तो अंतर सिर्फ इतना है कि जो और भी जमानती धाराओं में के अंतर्गत जो जमानत होती है, 436 में, 437 में, 439 में भी, ये सब गिरफ्तारी के बाद होती है। एक्चुअली जब आप गिरफ्तार हो जाते हैं तब होती है। और ये जो अग्रिम जमानत है ये गिरफ्तारी के समय होती है। तो गिरफ्तारी होने के बाद और गिरफ्तारी के ठीक समय दोनों में अंतर है। आप गिरफ्तार हो गए, आप कस्टडी में चले गए, तब जमानत हुई, और एक गिरफ्तारी की नौबत आई और आपको जमानत दे दी गई। मतलब आप गिरफ्तार तो हुए ऑन पेपर, लेकिन जमानत पर तत्काल छूट भी गए। ठीक, तो ऐसी ये जो है ये इन दोनों के बीच का अंतर है। बाकी जमानत दोनों में है, दोनों में आपको बेल फर्निश करना होगा, चाहे रेगुलर बेल हो तो बेल फर्निश करना होगा, एंटीसिपेटरी है तो बेल फर्निश करना होगा, है ना। अब आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया गया, है ना, और आपके गिरफ्तारी की नौबत आई और उस समय आप बेल फर्निश नहीं कर पा रहे हैं, जमानत नहीं दे पा रहे हैं, है ना, तो फिर उस बेल का फिर उस ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए यहां पर कहा गया है कि 438 में ऑर्डर यही होता है, यदि आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति बनती है तो इसको गिरफ्तार करके तत्काल जमानत पर रिहा किया जाए, मतलब इसको कारागार में न भेजा जाए, इसकी स्वतंत्रता को बाधित न किया जाए, इसको किसी भी कस्टडी में न रखा जाए। इसका इतना ही मतलब होता है ना। इसका ये मतलब कहीं पर भी नहीं है कि आपकी गिरफ्तारी जो है वो सस्पेंड हो जाएगी, आपकी गिरफ्तारी रुक जाएगी, या आपको गिरफ्तारी के पहले ही जमानत मिल जाएगी। नहीं, ये हम आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि इट इज ए प्री अरेस्ट बेल, बट एक्चुअली इट इज नॉट ए प्री अरेस्ट बेल, इट इज ए बेल एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट। गिरफ्तार होने के समय ये जमानत आपको मिलती है। अब इसके बारे में एक बात और बता दूं कि कुछ एक ऐसी एक्ट है जिसके तहत एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है, वो है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। इसकी धारा 3 के अंतर्गत यदि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, कोई अन्वेषण जारी है, तो उसमें एंटीसिपेटरी बेल का कोई प्रोविजन नहीं है। उसके लिए आप एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत के लिए आपका जो आवेदन है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। कुछ मामले में एनडीपीएस एक्ट में भी ये प्रोविजन है, लेकिन फिर भी जो है वो एनडीपीएस एक्ट में अग्रिम जमानत हुई है, लेकिन इसमें SC/ST जो एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट है, इस एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत साफ साफ कहा गया है कि इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है। आपकी जानकारी के लिए एक बात और मैं बता दूं कि अग्रिम जमानत का जो प्रावधान है वो प्रावधान उत्तर प्रदेश राज्य में 1976 में एक अधिनियम के अंतर्गत इसे समाप्त कर दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश राज्य में धारा 438 CRPC के तहत अग्रिम जमानत की कार्यवाही संभव नहीं है। हालांकि अभी हाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार को ये कहा है कि यहाँ पर अग्रिम जमानत के संबंध में कार्यवाही नहीं होने के कारण, या धारा 438 जो है वहाँ पर इन्फोर्स नहीं होने के कारण जो है बहुत सारे जो रिट पिटिशंस हैं और 482 CRPC के तहत जो बहुत सारे आवेदन हैं, वो ढेर सारे आवेदन कोर्ट के सामने लंबित हैं, क्योंकि जब 438 में एंटीसिपेटरी बेल आप ग्रांट नहीं करेंगे, उसका प्रोविजन आप खत्म कर देंगे, तो लोग रिट के माध्यम से अपने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए
या तो न्यायालय के समक्ष पहुंचेंगे या वो 482 में आवेदन प्रस्तुत करते हैं। तो उसके कारण वहाँ पर जो पेंडेंसी ऑफ द केस है इस प्रकार की बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से कोई ये मतलब निर्देश दिया है, सरकार को ये सलाह दी है कि वो 438 का जो इन्फोर्समेंट है उसको बहाल करे उत्तर प्रदेश में भी। उड़ीसा और महाराष्ट्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र और स्टेट वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वहाँ पर थोड़ा बहुत इसमें स्टेट अमेंडमेंट भी है और कहा गया है कि जहाँ पर कोई अदालत, चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे सत्र न्यायालय हो, यदि किसी ऐसे अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार कर रही है जिसमें आवेदक का संबंध या आवेदक के खिलाफ जो अन्वेषण है, जांच है पुलिस की, उसका संबंध किसी आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक के दंड से दंडनीय अपराध से संबंधित है, तो उसमें उसको हर हाल में पुलिस प्रोसिक्यूटर को जो है सरकारी वकील को यानी स्टेट को उसकी सूचना देनी होगी। उसको सुने बिना वो उसमें आदेश पारित नहीं करेंगे। तो ये 438 के संबंध में कुछ मोटी मोटी बातें हम लोगों ने आज चर्चा की, है ना। अब एक जो है वो है धारा 439। ये जमानत के संबंध में सेशन कोर्ट को और हाई कोर्ट को उच्च अधिकार देती है, विशिष्ट प्रकार का अधिकार देती है। 448 का संबंध जहां अग्रिम जमानत से है, तो वहीं इसका संबंध एक प्रकार से रेगुलर बेल से है, नियमित जमानत से है। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि धारा 439 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय किसी भी अपराध के लिए जो व्यक्ति निरुद्ध है, कारागार में बंद है, जेल में बंद है, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ सकेगी। और यदि उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 437 की उपधारा 3 के अंतर्गत कोई अपराध किए जाने का कोई ये है, तो उसमें वो और भी कोई शर्त जोड़ सकेगी। उसके अलावा यदि निचली अदालतों के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई जमानत दी गई है, तो उसकी शर्तों को वो मॉडिफाई कर सकेगी, उन शर्तों को हटा सकेगी। और एक बात और भी है कि यदि व्यक्ति कोई जमानत पर पहले से रिहा है, उसकी जमानत को कैंसिल करके उसे गिरफ्तार करने का भी आदेश दे सकेगी। ये विशिष्ट प्रकार के अधिकार हैं जो धारा 439 के अंतर्गत हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट को दिए गए हैं। और ये एक प्रकार से ये जो अधिकार है विशिष्ट प्रकार के अधिकार होने के साथ साथ ये उन व्यक्तियों के लिए को राहत देते हैं जिनके जमानत के आवेदन इनसे नीचे की अदालतों के द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए हैं। तो जैसे नीचे अदालत में जैसे धारा 437 के अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट ने जमानत देने से इनकार कर दिया, जमानत नहीं मिली है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग सत्र न्यायालय में और सत्र न्यायालय से भी रिजेक्ट होने पर उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं। ऐसे आवेदन बार बार भी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऐसे आवेदनों पर विचार करके जो न्यायालय है वो जमानत दे सकता है। ये पूरी तरह से उसके विवेक पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि धारा 436, धारा 437, धारा 436 का संबंध जमानती अपराधों से है जिसमें जमानत पर छूटने का भी अधिकार होता है। धारा 437 गैर जमानती अपराध का है जिसमें बताया गया कि किन परिस्थितियों में जमानत होगी, किन परिस्थितियों में नहीं होगी। और उसी प्रकार से धारा 438 पे आज हमने चर्चा की जिसका संबंध अग्रिम जमानत से है। और धारा 439 जो सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय को विशेष प्रकार के शक्ति देती है जिसके अंतर्गत वो किसी भी अपराध के लिए निरुद्ध जो व्यक्ति है उसको किन्हीं शर्तों के साथ जमानत दे सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जमानत के बारे में जिस पर हमने इन 2 किस्तों पर चर्चा की। उम्मीद है कि आपको जमानत के बारे में इन चर्चाओं के माध्यम से थोड़ी बहुत प्रारंभिक जानकारी जरूर हुई होगी। बाकी चीज़ें आप अध्ययन के माध्यम से और भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको और भी कोई जिज्ञासा हो तो मुझसे संपर्क करें, मेरी जानकारी में लाएं। मेरी जानकारी में कुछ होगा तो मैं आपसे उसको फिर से शेयर करूंगा। आपने मेरी बातों को निश्चित रूप से गौर से सुना होगा और लाभान्वित भी हुए होंगे।
इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बारंबार धन्यवाद। हमारी जो अगली मुलाकात होगी उसमें उसमें आपकी तरफ से जो फीडबैक मिलेगा कि अभी इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, तो फिर मैं उस विषय पर चर्चा शुरू करूंगा। लेकिन हमारी जो रेगुलर हमारा जो लेक्चर का वीडियो जो चलता है, इस पर हम पिछली बार साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने पिछली बार डाइंग डिक्लेरेशन पर एक लंबी चर्चा की थी। उसी चर्चा को फिर हम आगे बढ़ाएंगे 2-3 दिनों के अंतराल के पश्चात, और निश्चित रूप से फिर हम साक्ष्य अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरा ध्यान इस बार आपके साथ मेरा ध्यान तो उस पर है, साथ साथ मेरी इच्छा है कि मैं बर्डन ऑफ प्रूफ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है साक्ष्य अधिनियम का, धारा 101 और 102, धारा 100 जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट धारा है कि व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार क्या है और साबित करने का भार क्या है। बर्डन ऑफ प्रूफ एंड ओनस प्रोबेंडी, ये बड़े टेक्निकली बड़े साउंड सब्जेक्ट हैं, बहुत रोचक हैं, और आपको निश्चित रूप से इसमें चर्चा करने से ज्ञान भी मिलेगा और आनंद भी आएगा। तो अगली जो मुलाकात होगी उस पर हम साक्ष्य अधिनियम में बर्डन ऑफ प्रूफ पर चर्चा करने के लिए आपके साथ पुनः जुड़ेंगे। आपको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।